हेलो ऑल, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो आओ क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी दे ओशनोग्राफी दे पार्ट 2 सैशन नो। पहला क्वेश्चन है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स? अर्थ रोटेशन, कोरोलिस फोर्स, विंड अक्रॉस द ओशन, डेंसिटी ऑफ द वाटर, कन्वेक्शन करंट्स। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर ओनली, बी ऑप्शन सेकंड थ्री एंड फोर ओनली, सी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, तो डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। तो क्विकली इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में या ऑफलाइन में बाद में देखते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, वो जरूर अपना चैट सेक्शन में अपना आंसर करें ताकि आपको वहां पे अपने आंसर का भी पता चले कि आपने ठीक किया है। और साइमल्टेनियसली अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट भी वहां पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज दी डी ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 ओनली। यहाँ पे ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? ओशन करंट्स को। चाहे वो आपका कोरोलिस फोर्स है, कोरोलिस फोर्स वो फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से लगता है, इट्स एन अपरेंट फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से ये नदर्न हेमिस्फीयर में चीजों को राइट साइड में मोड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट साइड में मोड़ता है। Similarly, winds across the ocean, density of water and convection current, these all factors contribute to the influence of ocean currents. ये है 1 2 एंड 3। wind, water density and tides all drive ocean currents. Coastal and sea floor feature influence the location, direction and speed. Earth's rotation result in coriolis which also influences the ocean currents. So this is all about this explanation. अब चलते हैं हम अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। In which of the following the direction of ocean currents are reversed with season? वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से करंट, ये जितने भी इन बोल रहा है ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स आर रिवर्स्ड विद सीजन, कि किस पर्टिकुलर ओशन में जो डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट है वो क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। पहली ऑप्शन पैसिफिक ओशन, दूसरी अटलांटिक, तीसरी इंडियन, चौथी है आर्कटिक ओशन। जैसे कि क्वेश्चन में उसने पूछा ही है कि डायरेक्शंस ओशन करंट्स की डायरेक्शन क्या हो रही है? रिवर्स हो जा रही है। तो पर्टिकुलरली सिमिलरली इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि मॉनसून ही एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जहां पे विंड की डायरेक्शन क्या होती है? रिवर्स होती है। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो ओशन होगा दैट इज द इंडियन ओशन। आओ अपने आंसर को चेक भी कर लें, इट्स आंसर इज सी। इसके बाद इसके ये एक्सप्लेनेशन, the current system of Indian Ocean are largely controlled and modified by the land masses and the monsoon winds. These currents in the northern ocean change their flow direction twice a year due to the northeast and the southwest monsoons. तो similarly ये यही इसका कारण है, that is the main primary factor, that primarily factor is monsoon, जहाँ पे जब पहली बार वो साउथ वेस्ट मानसून तो बाद में वो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब वो रिट्रीट करता है तो वो है इंडियन ओशन। ये रहा इसका मैप। इसके बाद ये देख लो आप, दिस इज द मैप ऑफ द इंडियन ओशन एंड द यहाँ पे करंट्स है जो इंडियन ओशंस के जो चीज चल रहे हैं। पर्टिकुलर इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा पूरी तरह से कि कहाँ पे किस तरह से क्या चीज हो रही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट सिस्टम? वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट सिस्टम का पार्ट नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, एंटेनलिस, केनरिज करंट या फिर बेंगवेला करंट। तो इसका आंसर है दैट इज बेंगवेला करंट, आंसर डी। ये इसके एक्सप्लेनेशन, बेंगवेला करंट ओशन करंट दैट इज अ ब्रांच ऑफ द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। इट फ्लोज नॉर्थवर्ड इन साउथ अटलांटिक ओशन अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सदर्न अफ्रीका नियरली टू द इक्वेटर बिफोर मर्जिंग विद द वेस्टवर्ड फ्लोइंग ऑफ द अटलांटिक साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, हम जितने भी करंट्स हैं लास्ट में प्रॉपरली एक मैप है जिसके अंदर हम उस सब जितने भी करंट्स हैं उन सबको हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। ये दिस इज द मैप, आप ये देख सकते हैं, दिस इज द बेंगवेला करंट। अभी ये देख लो, उसने कहा था नॉर्थ अटलांटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ अटलांटिक। तो ये बेंगवेला साउथ अटलांटिक का ही पार्ट है, ना कि नॉर्थ का। क्लियर है बात? इसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एस? वो बोल रहे हैं कि एस जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसकी शेप कौन से ओशन की है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या फिर आर्कटिक। तो इसका आंसर है
दैट इज द अटलांटिक ओशन। याद रखना यही वो ओशन है जो कि एस शेप ओशन है। क्लियर है बात? दिस इज द एस शेप ओशन, दैट इज द अटलांटिक ओशन। आंसर इज बी। सेम स्टेट में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगले क्वेश्चन है अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज, वो बोल रहे हैं कि अरेबियन सी में हमें ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है एज कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल। इसका कारण क्या है? अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, अरेबियन सी हैज शैलो वाटर, अरेबियन सी हैज मोर एनक्लोज्ड वाटर, या फिर अरेबियन सी रिसीव्स मोर रेनफॉल। तो इसका जो आंसर है दैट इज द अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ वाटर। बेसिकली ये क्वेश्चन सैलिनिटी ड्रिवन है जो कि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो थोड़ा सा आप उस लेक्चर को भी जरूर देख लें, वहां से भी आपको इसका आंसर का पता चल जाएगा। और इसका आंसर है दैट इज आंसर ए। अगला क्वेश्चन है द गल्फ स्ट्रीम इज द पोलवर्ड फ्लोइंग करंट इन द अटलांटिक ओशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस इज नॉट करेक्ट। याद रखना उसने नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। वो बोल रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जो है एक पोलवर्ड फ्लोइंग करंट है अटलांटिक ओशन के अंदर। अब ये नीचे जो स्टेटमेंट्स है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट इज सिमिलर टू कुरोशियो करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। दूसरी ऑप्शन है इट ट्रांसपोर्ट्स वार्म ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड्स द पोलर रीजन। और तीसरी ऑप्शन द करंट इज अ मेजर फैक्टर इन वेदर अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएसए। और लास्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन द वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सस्टेन द कोरल रीफ्स ऑफ द वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो इसका आंसर होगा दैट इज द डी ऑप्शन, द वार्म वाटर ऑफ गल्फ स्ट्रीम सस्टेन्स द कोरल रीफ ऑफ द वेस्ट पैसिफिक। क्लियर है बात? तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज द आंसर डी। दिस इज द मैप ऑफ द करंट्स ऑफ ऑल द ओशंस, जिनको कि हम लास्ट में आके होलिस्टिकली कवर करेंगे कि किस तरह से करंट चल रहे हैं, कौन सा वार्म है कौन सा कोल्ड है। अपने आप लोग इसको इजीली मेमोराइज भी कर पाएंगे और परमानेंट रिटेन रहेगा आपके दिमाग में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशन करंट। वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कोल्ड ओशन करंट नहीं है, नॉट अ कोल्ड ओशन। कैनरी करंट, ब्राजील करंट, हम्बोल्ट करंट, ओयाशियो करंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज द ब्राजील करंट, बी ऑप्शन इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगेन फैक्चुअल है, बस यहाँ पे याद रखना एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज द रियो डी ला प्लाटा। एक ये रिवर है जहां पे बेसिकली एक आप ये बोल सकते हो कि जहां पे इस ब्राजील के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिवर है रियो डी ला प्लाटा। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही याद रखो, बाकी हम लास्ट में इसको कवर करेंगे। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, वो पूछ रहा है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसके साथ एसोसिएटेड है? थर्मल पावर स्टेशन, वोल्केनो या फिर अर्थक्वेक या फिर फॉरेस्ट फायर या फिर ऑयल वेल फायर्स। तो याद रखना इट इज एसोसिएटेड विद volcanoes and earthquakes। इसका आंसर है that is B option। ठीक है। The ring of fire also referred to as circum-Pacific belt भी इसी को बोलते हैं, is a path along the Pacific Ocean characterized by the active volcano and frequent earthquakes। The majority of Earth's volcano and earthquake take place along the ring of fire। एक चीज याद रखना, इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? रिंग ऑफ फायर पड़ गया, या फिर इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। ये रही बेसिकली ये जो जोन है, इस जोन के अंदर आपको मैक्सिमम अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगी। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टाइप एक रिंग शेप बन रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? रिंग ऑफ फायर बोल दिया है। क्लियर है बात? अगला है सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय। जो सुनामीज हैं ये वो वेव्स हैं जो किसके द्वारा जनरेट होती हैं? मून्स के पुल, हाई टाइड ऑफ ओशन, साइक्लोन्स या अर्थक्वेक बीनेथ द सी। तो इसका आंसर होगा अर्थक्वेक बीनेथ द सी, डी ऑप्शन इसका आंसर है। A tsunami is a series of extremely long wave caused by large and the sudden displacement of the ocean, usually result of an earthquake below or near the ocean floor. This force waves that radiate outward in all direction away from their source, sometimes crossing the entire basins। in short basically क्या हो रहा है? जब अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, सडन अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसकी वजह से इस तरह की स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सुनामीज बोलते हैं। उसके बाद है विच इज द हाइएस्ट लेक अबव द सी लेवल इन द वर्ल्ड। लेक
सफिल मुलुक, लेक सोमरोरी, लेक टिटिकाका या फिर लेक पंचपोखरी? तो इसका आंसर है दैट इज दी लेक टिटिकाका। और याद रखना ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड में। क्लियर है बात? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। द हाईएस्ट कॉमर्शियल नेविगेबल लेक इज लेक टिटिकाका विच लाइज इन दी Altiplano at a height of 3,810 meter above sea level on the Andean border between the Peru and Bolivia. तो this is all about your today's questions. अब इसके बाद एक बार ये मैप देख लो। दिस इज दी बोलीविया, दिस इज दी पेरू, ये है यहाँ पे इनके बीच में लेक टिटिकाका, या ये देख लो दिस इज दी लेक टिटिकाका, और ये आपको इसके बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगी बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक टिटिकाका। अब आते हैं जो बेसिक टॉपिक है हमारा, दैट इज द करंट ऑफ द ओशंस। सबसे पहले एक चीज याद रखो, जब हम करंट्स ऑफ ओशन की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट करंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। पहला आपका वार्म ओशन करंट या फिर कोल्ड ओशन करंट। वार्म का मतलब होगा गर्म, कोल्ड का मतलब ठंडा, जो आप सब जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए करंट्स को जब हम मेमोराइज करेंगे। पहला रूल नंबर 1, ये जो ओशन करंट्स हैं ये बेसिकली इनका सर्कुलर मूवमेंट होगा। कैसा होगा? सर्कुलर मूवमेंट होगा, सर्कुलर मूवमेंट। इस सर्कुलर मूवमेंट को हमने क्या बोल दिया? जायर बोल दिया। फिलहाल के लिए आप इस चीज को समझ लो। तो मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जायर क्या है, मतलब वो पानी की जो मूवमेंट हो रही है। दूसरी चीज पे आते हैं, अब दूसरी चीज है, अब ये मूवमेंट किस तरह से होगी? अगर ये पानी की मूवमेंट क्या हुई, इक्वेटर से पोल की तरफ गया, तो इक्वेटर पे गर्मी होती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? वार्म ओशन करंट बोल देंगे। ठीक, और अगर पोल टू इक्वेटर है तो पोल्स ठंडे होते हैं, तो पोल से कैसा पानी आएगा? दैट इज कोल्ड। ठीक है, कोल्ड ओशन करंट बोल दिया इसको। क्लियर? ये दो रूल्स क्लियर है। तीसरा अब है इनकी डायरेक्शन ए मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। अब मैंने कहा था कोरोलिस फोर्स एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो इनकी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर नदरन हेमिस्फेयर की बात करूं मैं, ठीक है, एनएच से लिख दिया मैंने नदरन हेमिस्फेयर, तो नदरन हेमिस्फेयर में इसकी जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है बात? और अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लियर है बात? ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट, जनरली जिस एरिया से करंट पास कर रहा होता है वहां से इसका नाम दे दिया जाता है, चाहे वो कोस्टल नेम्स दे दिए जाएंगे इसकी, जहां से वो पास कर रहा है। कोस्टल नेम, पासिंग ऑफ करंट टू नियर बाय सिटीज, या फिर आप बोल लो कोस्ट, वहां पे कोई भी नियर बाय है। क्लियर? तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले ओशन वाटर की मूवमेंट को क्या कहा? जायर। वो मूवमेंट दो तरह से, वो मूवमेंट जो होगी जायर होगी। ठीक है, दूसरा क्या था कि वो मूवमेंट अगर इक्वेटर से पोल है, मतलब पानी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो इक्वेटर पे गर्मी, तो वो गर्म पानी होगा। पोल से पानी आ रहा है तो वो क्या होगा? ठंडा होगा। उसके बाद नदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बात? कोस्टल नेम्स का मतलब है कि जहां से भी वो पास कर रहा है, जो भी कोस्ट के नियर बाय जहां से भी वो पास कर रहा होगा वहां से उसका नाम दे दिया जाएगा। अब ध्यान से मैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट ड्रॉ करूंगा, या आप मैप पे देख लेंगे, अब हम सिमिलर चीजें वहीं पे हम सारे कवर कर लेंगे। ड्रॉ के बजाय इस मैप पे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब सबसे पहले रूल नंबर 1 की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा आपका, क्या कहा था सबसे पहले? दैट इज दी जायर। तो अब हमें जायर, ये रही वो मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है? ये रहा वो पानी घूम रहा है। अब
यहां पे कैसे कहा था कि मूवमेंट कैसी होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज क्लॉकवाइज। तो ये रही, जैसे घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है, तो ये मूवमेंट हो गई क्लॉकवाइज। क्लियर है बात। अब क्या कहा कि जो पानी इक्वेटर से जाएगा ऊपर की तरफ को तो वो कैसा होगा, गर्म। तो सिमिलरली देखो ये रहा यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो क्लियर है ये वार्म वाटर है। सिमिलरली ये जब यहाँ पे ऊपर गया तो इसका नाम क्या हो गया, गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास से जब ये जा रहा है तो इसका नाम क्या कर दिया हमने, गल्फ स्ट्रीम करंट कर दिया। अब ये कैसा है, अभी भी वार्म करंट है। क्लियर है बात। सिमिलरली ऊपर से अब एक और करंट आ रहा है जिसका नाम क्या है, लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट ऊपर से आएगा तो मतलब पोल से आ रहा है तो कैसा होगा, तो वो करंट होगा ठंडा करंट। क्लियर है। जब भी ये गर्म और ठंडा करंट आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, फॉगी वेदर बनेगा या मिस्ट बनेगी, जो कि फेवरेबल होगी किसके लिए, ग्रोथ के लिए, दैट इज दी फिशेज, जिसकी वजह से आपकी मरीन इकोनॉमी जो क्या होगी, ब्लूम करेगी एकदम से। तो आपके लिए मरीन इकोसिस्टम के लिए करंट्स का इन्फ्लुएंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आगे चल के ही ये करंट बेसिकली दो डिफरेंट ब्रांचेस में टूट जाएगा। एक तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से ही एक ब्रांच ऊपर को चली जाएगी, नॉर्थ ड्रिफ्ट, जो कि ऑलरेडी वार्म होगी। एक बिल्कुल स्पेन के पास आपको यहाँ कैनरी आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ऊपर से जब ये आएगा तो वो जो करंट होगा वो कैसा हो जाएगा, अब ठंडा करंट हो जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कैनरी करंट। क्लियर है बात। तो ये वाला एक जायर हो गया पूरा। सिमिलरली यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे रशिया का एक ऑल वेदर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज दी मरमंस्क। तो आपने ये याद रखना है, रशिया का ऑल वेदर पोर्ट है मरमंस्क। उसका कारण ये करंट रिस्पॉन्सिबल है। कारण क्या है कि ये वार्म वाटर करंट है, तो जिस वजह से यहाँ पे फ्रीज नहीं होता आर्कटिक वाला जोन, जिस वजह से यहाँ पे नेविगेशन पॉसिबल है। तो रशिया का सिर्फ इकलौता ऑल वेदर पोर्ट याद रखना, दैट इज दी मरमंस्क। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वाला करंट। ये इसको आगे जब नॉर्वे के पास चला जाता है, उसी का नाम क्या हो जाता है, नॉर्वेजियन करंट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक जायर। सिमिलरली यहां पे बात करते हैं हम, आपका ये रहेगा आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो यहाँ पे अब उसी चीज को अब हम सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि कहा था कि अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। ये रही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है बात। तो अब ये घड़ी इस तरह से चल रही होती है एंटी क्लॉकवाइज में। तो सिमिलरली यहाँ पे सबसे पहले ऊपर साउथ इक्वेटोरियल करंट, अगेन वार्म करंट है। ये ब्राजील के पास है, यहीं पे वो रिवर है रियो डी ला प्लाटा। क्लियर है बात। ठीक, दिस इज ब्राजील, यहीं पे रियो डी ला प्लाटा आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिमिलरली यहां से ये आ रही है आपकी कौन सा, दैट इज दी ब्राजील के पास है, तो ब्राजीलियन करंट। ब्राजील कैसा होगा, ऊपर से आ रहा है तो वार्म करंट। अगेन यहां पे आपको एंटार्क्टिक सरकम पोलर, या फिर जिसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, वो करंट चल रहा होगा बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। क्लियर है। तो अगेन यहां पे जब जैसे ये ऊपर जाएगा, इस ऊपर को जाएगा, यहां से जायर पूरा हो गया, तो यहाँ पे अंगोला कंट्री है, वहां पे बेंगुएला एक जगह है, तो वहीं से इसका नाम पड़ जाएगा, दैट इज दी बेंगुएला करंट। तो अगेन बेंगुएला करंट कैसा है, दैट इज दी नीचे से ऊपर गया तो कौन सा होगा, कोल्ड करंट होगा। क्लियर है बात। सिमिलरली यहां पे ये वाला एक पूरा जायर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। सिमिलरली ऐसे ही जायर आपके दोनों बाकी रिमेनिंग, चाहे आपका इंडियन ओशन है चाहे आपका साउथ पैसिफिक ओशन है, वहां पे भी सिमिलर यही प्रोसेस होगा। बट जब मैं इंडियन ओशन की बात करूंगा तो यहाँ पे जो मॉनसून के आने से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगी। क्लियर है बात। अभी तो ये ठीक है कि यहां से ये करंट ऐसे चल रहे हैं, बट जैसे मॉनसून आता है तो वैसे बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, तो ठीक है, आपको भी पता ही है कि साउथ वेस्ट मानसून आते हैं समर्स में, और जब ये जाते हैं रिट्रीटिंग मानसून तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स बन जाती हैं। तो सिमिलरली इसी वजह से इस करंट की जो जो इस इंडियन ओशन के अंदर जो करंट्स है उनकी मूवमेंट क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो फिलहाल तो इंडियन ओशन के करंट्स को आपने इस तरह से याद रख लेना है। और जनरली ये देख लो, अगुलाज करंट दैट इज दी वार्म करंट है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रामबाण दे देता हूं, जब भी याद करना हो, जितने भी वेस्ट कोस्ट हैं किसके,
पूरे ऑलमोस्ट जितने भी आपको वेस्ट कोस्ट देखने को मिलेंगे वहां पे कौन सा करंट चल रहा होगा, वहां पे चल रहा होगा कोल्ड करंट। किसी भी वेस्ट कोस्ट को उठा लेना, मोस्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। अब चाहिए देख लो कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट है यूएसए का, कौन सा करंट, कोल्ड करंट। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पेरू करंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर नोन एज हमबोल्ट करंट। अगेन ये भी आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ये देख लो ब्लू कलर का टिक बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो दी कोल्ड करंट। सिमिलरली ईस्ट कोस्ट पे आपको वार्म करंट देखने को मिल जाएगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब जापान की बात कर ले तो जापान के इंपॉर्टेंट करंट्स याद रखने का ट्रिक, ओके इसको इसी फॉर्म में लिखना, ऊपर से आएगा तो इसको बोल देंगे ओयाशियो, ये है आपका कोल्ड करंट, के दैट इज कुरोशियो। ये नीचे से आ रहा है तो ये क्या होगा, वार्म। ओ ऊपर है तो ये कोल्ड आएगा, के नीचे है तो ये कैसा होगा, वार्म करंट। ये आपको मैंने ट्रिक बता दी इन करंट्स को याद करने की। ये ही जनरलाइज्ड करंट्स है ऑलमोस्ट जो हर पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और आपके पीसीएस के पेपर में भी आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के स्टेट अवे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा इसी का, जिसके अंदर और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे टाइड्स हो गया, वेव्स हो गया, या फिर और करंट्स या ओशनोग्राफी से रिलेटेड और जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स होंगे उन सब को ये आप बोल लो कि इसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस भी होंगे और हर एस्पेक्ट को ऑलमोस्ट उसके अंदर डाल दिया जाएगा, सो दैट कि हम इस पूरे ओशनोग्राफी वाले टॉपिक को एमसीक्यू की फॉर्म में कंप्लीट कर ले। दैट विल बी इन योर पार्ट थर्ड पार्ट में, वो आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसलिए सेशंस को लाइक शेयर कमेंट जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आप तक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके आएँ और आपके जो पेपर की प्रिपरेशन उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो अब आज के जो सेशन है उसके अंदर इतना ही कवर होगा। अब इसके पार्ट 3 में हम जो रिमेनिंग जो भी पार्ट्स रह गए होंगे इस टॉपिक के उनको कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।